को हम कहें कर्ण, यदि हमारे कर्ण ना होते तो हमारे साथ क्या होता? यदि हमारे कर्ण ना होते तो हमारे साथ क्या होता बताइए? श्रवण शक्ति खत्म हो जाती। हाँ, श्रवण शक्ति खराब हो जाती है। और किसी का फोटो बनाओ, चेहरा बनाओ, उसके 2 कान मत लगाओ, फिर देखो कितना सुंदर लगता है। लगता है कि नहीं? इसीलिए कर्णों का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव ने विष्टि भद्रा कर्ण के विष्टि भद्रा नाम के कर्ण के ऊपर भद्रा को कहा कि जाओ तुम देवताओं के कर्णों पर वास करो, तुम विष्टि भद्रा में वास करो। जब विष्टि नाम का कर्ण आएगा तुम पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखाओगी। पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोकों में। अलग अलग चंद्रमा के आधार पर, राशि के आधार पर, कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी मृत्यु लोक, तीनों लोकों में जो भद्रा अपना प्रभाव दिखाती है वो कर्ण के आधार पर ही दिखाती है। कर्ण छोटी चीज नहीं है। कर्ण का वही फल है बव बालव कौलव तैतिल गर्भ बणिज बिष्टि है, चतुष्पाद नाग किस्तुभ शकुनी चतुष्पाद नाग किस्तुग्न 4 स्थिर कर्ण है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको तिथियां भी नक्षत्र भी मालूम है, योग भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है, और बार भी मालूम होंगे, क्योंकि 7 बार होते हैं। तो ये बार और ये सब पंचांग होता है। इस पंचांग के बाद आज हम जिस विशेष पर्व पर मिल रहे हैं उस पर्व का नाम क्या है? मकर संक्रांति। संक्रांति आज का विशेष पर्व। इसको हमने पर्व नाम दे दिया। क्यों? इसका हमारे जीवन में कुछ विशेष महत्व है, इसलिए हमने इसका नाम पर्व दे दिया। और पर्व का विशेष महत्व होने से आज हम इसके ऊपर चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जीवन की बहुत सारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ये पर्व जुड़ा हुआ है। हमारी फसल कैसी होगी, व्यापार में महंगाई सस्ताई होगी, मौसम कैसा रहेगा, हमें आने वाले 1 माह के अंदर कैसे कैसे फल मिलेंगे, ये हमें इसी के माध्यम से पता चलते हैं। लेकिन कुछ विशेष संक्रांति होगी जिसका हम आज अवलोकन करने जा रहे हैं, और ये संक्रांति है मकर संक्रांति। और इसका फल 1 महीने का नहीं है, इसका फल 6 महीने का है। क्यों? क्योंकि ये अयन संक्रांति है। अयन कितने होते हैं? 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये मकर संक्रांति का जो प्रवेश होता है उससे हमारा कौन सा अयन प्रारंभ होता है? उत्तरायण। उत्तरायण, बिल्कुल। तो मकर का उत्तरायण के लिए प्रयोग है, अर्थात 6 महीने जो उत्तरायण का हमारा फल है वो मकर संक्रांति पर भी निर्भर है। और इसके बाद 6 माह बाद कौन सी राशि में सूर्य जाएंगे? राशि में कर्क। जब कर्क राशि में सूर्य जाएंगे तब हमारा क्या होगा? दक्षिणायन। और दक्षिणायन सूर्य जब होंगे तो वहां से दक्षिणायन के लिए 6 माह की बात हमारी ये प्रारंभ। तो ये 6 माह दक्षिणायन, 6 माह उत्तरायण, विशिष्ट बात हमारी मकर से ही प्रारंभ होती है। और इसीलिए मकर संक्रांति का विशेष आपके सामने प्रश्न उठ सकता है और मेरे सामने भी प्रश्न उठता है। और प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, बताइए आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, क्या लिखा है? हाँ, किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होता है? उत्तर होता है सूर्य आदि 7 ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं
तो वह प्रवेश कालिक समय संक्रांति कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सातों ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं उनका संक्रमण ही संक्रांति है। लेकिन सामान्यतः जब हम दैनिक प्रयोग में करते हैं तो सूर्य अर्थात सूर्य की राशि के परिवर्तन को लोक में संक्रांति के नाम से व्यवहार में जाना जाता है। यानी हम सूर्य की संक्रांति को विशेष महत्व देते हैं। सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी तरफ से आवाज आ रही है। माइक म्यूट कर लीजिए और जब आवश्यकता हो तब उसे खोलिए। तो संक्रांति का मतलब ये नहीं है कि केवल मकर संक्रांति होती है। सूर्य 12 राशियों में, सूर्य नहीं, सूर्य आदि सातों ग्रह जब 12 राशियों में समय समय पर जब प्रवेश करते हैं वह समय, वह संक्रमण काल, वह संक्रांति कहलाता है। लेकिन सूर्य की संक्रांति का अपना विशेष महत्व है, इसलिए हम सूर्य संक्रांति को विशेष संक्रांति, और 12 मास में 12 संक्रांतियां होती हैं। और इस समय आज जब हम बात कर रहे हैं वो मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं। तो जब स्पष्ट मार्ग से सूर्य परिवर्तन करे, यानी कि जब सूर्य के भोगांश 29 डिग्री 59 कला जब हो जाते हैं और वो दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं वह प्रवेश कालिक समय संक्रांति कहलाता है। और आज के समय हम निर्यण संक्रांति को ही संक्रांति मानते हैं, जैसे कि आज 13 तारीख है। हालांकि सायन के हिसाब से ये क्षेत्र बदल गया है, लेकिन हम निर्यण से ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि कौन कौन सी संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व अधिक है और क्यों है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि संक्रांति तो 12 होती है और मकर संक्रांति जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब 12 संक्रांतियों भी पृथक पृथक जो हमारे सामने हैं उन्हें भी हमें जानना चाहिए। तो 4 मुख्य केंद्र संक्रांतियां होती हैं, जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर। ये चारों केंद्र राशियों की संक्रांतियां हैं। इनका विशेष महत्व है। क्यों? कि जैसे कि मेष और तुला ये हमारा विषुव संपात है। यहां से मेष जब 13 अप्रैल होगा वसंत संपात प्रारंभ होगा, दिन रात बराबर होने के लिए। हालांकि अब वो हम सायन के हिसाब से 22 मार्च और 22 सितंबर मानते हैं, लेकिन हमारे निर्गण में वो 13 अप्रैल और 13 सितंबर ही रहेगा। और ऐसे ही कर्क राशि में दक्षिणायन और मकर राशि में उत्तरायण का प्रारंभ होता है। अर्थात चारों हमारे मध्यकाल, एक शरद संपात और बसंत संपात का प्रारंभ, दूसरा उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रारंभ, ये हमारे चारों संक्रांतियां विशेष केंद्र संक्रांतियां हैं और इसलिए इन चारों का संक्रमण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्व की बात में ये बात है, जब जब ये संक्रांतियां होती हैं उस समय विशेष संक्रमण होता है, और विशेष संक्रमण होता है तो उसका विशेष फल भी होता है और विशेष वायरस भी उसी समय उत्पन्न होते हैं। जब विशेष वायरस उस समय उत्पन्न होते हैं तो उनके समाधान के लिए विशेष रूप से खान पान, आचार विचार, व्यवहार, दान आदि का प्रयोग भी किया जाता है। आज मकर की संक्रांति है, हम शीत काल में चल रहे हैं, शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु से अब हम हेमंत आगे बढ़ने वाले हैं, बसंत में आएंगे। तो जैसे जैसे ऋतुएं हमारी परिवर्तित होंगी उस हिसाब से हमारे वायरस, इस समय बहुत ज्यादा ठंड का जो समय है उसका संक्रमण जो हुआ है, इसको दबाने के लिए तिल्ली, गुड़ आदि का सेवन, तेल के पदार्थों का सेवन, और अधिक सेवन से आपके पेट में कुछ खराबी ना हो जाए इसके लिए खिचड़ी, कृसरा का सेवन, ये समय अन्य दान देना भी है और इसको भक्षण भी करना है, खाना भी है। इसी के साथ जब मेष राशि में सूर्य आएंगे, हमारा यहाँ पर होली के बाद का समय और गुड़ी पड़वा नवरात्रि का ये समय आता है, वह काल
गर्मी की और ग्रीष्म ऋतु में हमारा प्रवेश, और फिर हम कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं, श्रावण मास आता है, उस समय हमारा वर्षा में प्रवेश, और तुला में जब हमारा शरद ऋतु प्रारंभ होती है तो गर्मी से सर्दी में प्रवेश, और मकर तो चल ही रहा है। तो ये 4 केंद्र बिंदु हमारे को विशेष वायरस से सचेत करने के यहाँ पर पॉइंट हैं, और इसी समय विशेष ऊर्जा सूर्य की यहाँ पृथ्वी पर व्याप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र स्थिति होती है। विशेष ऊर्जा होने से इसके अंदर एक और महत्व की बात होती है। ठीक है कि हमारा उत्तरायण, दक्षिणायन या विषुव संपात, शरद संपात थोड़ा सरक गया है, लेकिन आप देखिएगा कि हमारे 2 नवरात्र जो कि हमें मालूम है, एक चैत्र में पड़ती हैं और एक आश्विन में। तो चैत्र लगभग 13 अप्रैल के नजदीक जो समय होता है, उस समय हमारी दिव्य शक्तियों का प्राकट्य यानी सूर्य का मेष में प्रवेश एक ऊर्जा का विशेष समय होता है, और उस समय नवरात्र पर्व होता है। 2 नवरात्रें गुप्त होती हैं। अब चूंकि मीडिया के माध्यम से और अन्य प्रकार के माध्यमों से सभी लोग इनको भी जानते हैं कि ये गुप्त नवरात्र भी होती है। और आषाढ़ मास में जबकि सूर्य कर्क में प्रवेश करने वाले होते हैं, उसी समय यहाँ पर हमारी गुप्त नवरात्र भी होती है। वहीं तुला और आश्विन मास के साथ गुप्त नवरात्र का संबंध होता है, और यही मकर और पौष मास का शुक्ल पक्ष चूंकि आज से ही लगा है। अब चूंकि पौष मास को थोड़ा निषेध माना है, एक्चुअल में मकर से प्रवेश संबंध था इसका। ना तो पौष मास का दोष होता है, पौष मास का कभी कोई दोष नहीं है। पौष मास में शुभ कार्य नहीं कर सकते ऐसा कहीं नहीं लिखा। धनु की संक्रांति निषेध है यह लिखा हुआ है, और मीन की संक्रांति शुभ कार्यों में निषेध है यह लिखा हुआ है। तो अर्थात आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आ गई, प्रतिपदा में द्वितीया आ गई, आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो गया। लेकिन पंचांग कर्ता तो माघ शुक्ल में ही लिखेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में वो चीज ढल गई है। ये हर 3 महीने के ड्यूरेशन में ही आती है। तो आज वह काल भी उत्पन्न हो गया है ऊर्जा का, जिस समय दिव्य समय उत्पन्न हुआ है। लोग माघ मास की शुक्ल पक्ष से ही नवरात्र मनाएंगे, क्योंकि वो ज्योतिषीय तथ्यों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये 4 तथ्य, 4 केंद्र हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, और यहाँ पर हमारी उत्तरायण दक्षिणायन का प्रारंभ है, और यहाँ पर विशेष ऊर्जा रहती है और विशेष परिवर्तन का समय भी रहता है। इसलिए इन 4 संक्रांतियों का विशेष महत्व है, और इसमें भी मकर संक्रांति का चूंकि हमारे उत्तरायण का विशेष इसके अंदर प्रभाव है। उत्तरायण में सभी शुभ कार्यों के प्रारंभ की बात कही गई है। उत्तरायण में हमारे भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जितने भी देव पुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, वो गमन के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए उत्तरायण हमारे लिए विशेष महत्व होता है। इसलिए मकर का कारण उत्तरायण से भी जुड़ा हुआ है। बात करते हैं कि नवरात्र के अलावा ये मेष, कर्क, तुला, मकर 4 केंद्र स्थिति के अलावा हमारी जो 4 और भी हैं, जो द्विस्वभाव राशियों की संक्रांति है, उनका नाम षडशीति मुख राशि जो संक्रांति लिखा गया है। जैसा कि मैं बोला, 1-7 राशि की विषुव संक्रांति है, तो 4-10 की अयन संक्रांति है, यानी कर्क और मकर की। और वही हमारी 2, 5, 8, 11 माने वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में जब सूर्य प्रवेश होता है, तो वह हमारी स्थिर संक्रांतियां कहलाती है। और संक्रांतियों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, जिसमें 4 केंद्र संक्रांति हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है, जिसको आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। या आप देख रहे हैं 21 मार्च को वसंत संपात हो रहा है,
और सूर्य का जो उत्तरायण हमारा यहाँ पर हमने दिखाया कि जून, और यहाँ से दक्षिणायन प्रारंभ हो गया, यानी जो उत्तरायण यहाँ समाप्त हो गए 21 दिसंबर को। ये सायन पद्धति से बनाया हुआ हमारा चित्र है। अगर हम इसको निर्यण पद्धति से, जिससे हम आज बात कर रहे हैं, अगर उससे बात करेंगे तो आज हम 14 जनवरी से बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा जब हम एस्ट्रोनॉमिकल हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ध्रुव से, लिटिल वियर से हम कुछ सरक गए हैं, और इसलिए हमारा 21-22 दिसंबर को उत्तरायण हो जाता है। यहाँ से शिशिर संक्रांति ये प्रारंभ हुई और उत्तरायण प्रारंभ पूरे हो गए। और यहाँ से श्रावण मास से दक्षिणायन, जो कर्क राशि की जो बात कर रहा था, ये हमारा 3 जुलाई और 23 सितंबर ये शरद संपात और दक्षिणायन सूर्य। इस प्रकार से हम दक्षिणायन उत्तरायण की बात करते हैं, विषुव संपात और शरद संपात की बात करते हैं। ये 4 हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमने आपको इसके अंदर चित्र के माध्यम से भी दिखाने का एक प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में क्या आता है। हम सभी के मन में विचार आता है, क्या नक्षत्र, बार और समय के आधार पर भी संक्रांति के कोई विशेष फल होते हैं? हम कहते हैं बिल्कुल। संक्रांति का प्रवेश किस बार में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ और किस समय में हुआ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 7 बार होते हैं। 7 बारों में चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र ये हमारे सौम्य बार हैं। तो हमारे मंगल, शनि, रवि ये थोड़े क्रूर बारों की श्रेणी में रखे गए। तो जिन बारों में संक्रांति होती है उनके आधार पे उनके नाम होते हैं, और जिन नक्षत्रों में संक्रांति होती है उनके आधार पर भी उनके नाम होते हैं। यहाँ नक्षत्रों की हमने नक्षत्र वर्गीकरण से यहाँ पर विषय लिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि नक्षत्रों को कितने, कुल नक्षत्र मैंने अभी बताए, आप लोगों ने भी बताए कि 28 नक्षत्र होते हैं। तो ये जो 28 नक्षत्र हैं वो हमारे 27 नक्षत्र, जिनको 28 मतलब विलुप्त नक्षत्र अभिजीत को जोड़े तो 28 होते हैं। इनको जब हम देखते हैं तो इनको 7 भागों में डिवीजन किया गया है, और वो हमारे 7 भाग हैं। जैसा कि आपके सामने ये नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्रों का आपके सामने चार्ट है। जो नए स्टूडेंट है जिनके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट रखें और इन 27 नक्षत्रों को याद कर लें। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नक्षत्रों के चार्ट हैं। ध्रुव स्थिर नक्षत्र, ध्रुव नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र आएंगे? तीनों, उत्तरा और रोहिणी। चर नक्षत्र में स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। उग्र नक्षत्रों में तीनों, पूर्वा और भरणी, मघा। मिश्र नक्षत्रों में विशाखा, कृतिका नक्षत्र। क्षिप्र लघु नक्षत्र में हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत। मृदुमेत्र नक्षत्र में वृक्षरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। और तीक्ष्ण दारू नक्षत्र में मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा। इस प्रकार नक्षत्रों का चार्ट आपके पास रहेगा और यह आपको मालूम होगा। तो हमारे सामने फिर प्रश्न खड़ा होता है, अब आपको ये संशय नहीं आना चाहिए कि ये नक्षत्रों की बात जो मैं कह रहा हूँ, उग्र क्या है, मिश्र क्या है, ये मैंने आपको चार्ट दिखा दिया, वो आपको मिल जाएगा आगे। तो रविवार को यदि उग्र नक्षत्रों में संक्रांति होती है, या रविवार का या उग्र नक्षत्र का संक्रांति से संबंध बनता है, तो उसका नाम घोरा नाम की संक्रांति होती है। घोरा जो होता है, घोर और अघोर 2 प्रकार की बात कही गई है। तो घोर माने होता है क्रोध और अघोर माने होता है शांत। हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, वो अघोर हैं, शांत हैं। और जब कभी वो घोर हो जाते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है, कांपने लगती है। यहाँ पर जब भी कभी रविवार को या उग्र नक्षत्रों में संक्रांति होगी तो वो घोर होगी, और घोरा संक्रांति सेवकों के लिए या जो सेवक कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी होती है, और सौम्य कार्य करने वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। तो आपको देखना पड़ेगा कि आज कौन सा बार है, गुरुवार, और आज कौन सा नक्षत्र है,
तो नक्षत्र और बार यदि आपको याद रहेगा और वह नक्षत्र कौन से वर्गीकरण में आता है तो आप विशेष रूप से उसका फल निकाल पाएंगे। सोमवार को जो नक्षत्र पढ़ते हैं, सोमवार हो, लघु नक्षत्रों में यदि संक्रांति हो तो उसका नाम होता है ध्वांसी। ध्वांसी यानी विजय कामना से संबंध रखा गया है, अच्छी मानी गई है। और यह व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग, जो भी लोग व्यापार कार्य करते हैं उनके लिए सोमवार की संक्रांति और लघु नक्षत्रों वाली संक्रांति अच्छी कही गई है। वही यदि मंगलवार को संक्रांति हो और चंद्र नक्षत्रों में संक्रांति का नाम, तो वह महोदरा नाम की संक्रांति होती है और यह तस्कर, चोर वर्ग आदि के लिए अच्छी कही गई है। वही यदि बुधवार को मृदु मैत्र नक्षत्रों में संक्रांति हो तो उसका नाम मंदाकिनी है और यह राजा, प्रशासनिक वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के लिए अच्छी कही गई है। और गुरुवार को यदि स्थिर नक्षत्र में संक्रांति हो तो उसका नाम मंदा नाम की संक्रांति है और यह शिक्षक, सलाहकार और विप्र वर्ग के लिए सुखप्रद है। जैसा कि आज गुरुवार है और आज की संक्रांति गुरुवार को हुई है तो इस संक्रांति का नाम हुआ मंदा और यह शिक्षक, सलाहकार, विप्र वर्ग के लिए शुभ है, धर्मोपदेशकों के लिए शुभ है। लेकिन जो आज का नक्षत्र है वो मृदु मैत्र नक्षत्र है, इसलिए राजा, प्रशासनिक वर्ग और क्षत्रियों के लिए भी इसका फल शुभ मिलेगा। शुक्रवार को मिश्र नक्षत्र में होने वाली संक्रांति का नाम मिश्रा संक्रांति कहा जाता है। क्योंकि शुक्र का संबंध श्वेत वस्तुओं से और घी दूध पदार्थों से है तो पशु, दूध, घी, पर्यटन का व्यापार करने वाले वर्ग ये इससे लाभान्वित होते हैं यदि शुक्रवार को मिश्रा नाम की संक्रांति भी आपको देखने को मिल जाए। शनिवार को तीक्ष्ण नक्षत्रों में संक्रांति का नाम राक्षसी है और यह निम्न जाति वर्ग के लिए अच्छी कही गई है। यानी कि रविवार और शनिवार, मंगलवार, ये जो संक्रांतियां हैं इनके फल थोड़े विशिष्ट रहेंगे। फिर हमारे बीच में प्रश्न खड़ा होगा एक नया, जो अपने नक्षत्रों की बात की वो नक्षत्र कौन से हैं, तो ये आपके सामने नक्षत्र हैं। जो मैंने आपसे बात की नक्षत्रों के वर्गीकरण की, तो ये आपके सामने नक्षत्रों का वर्गीकरण है। और अब प्रश्न खड़ा है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो संक्रांति का पुण्यकाल कैसे निश्चय करें और कैसे निश्चय किया जाता है कि आज संक्रांति गुरुवार को हुई तो पुण्य कब करें। जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर बनते जाएंगे और जो लोग बन गए हैं उन सबके सामने यह प्रश्न खड़ा होता ही है कि सर ये बताइए कि आज हम पुण्य कितने बजे तक हैं। जी सर, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो योगिता जुड़ नहीं पा रही है तो आप उसको कॉल कर देंगी तो वो जुड़ जाएगी। ओके, ठीक है। सर, किसी के गाने की आवाज भी आ रही पीछे से। संक्रांति का पुण्यकाल कैसे किया जाए, आपके सामने जब प्रश्न उत्पन्न होगा तो आपको करना है क्या, आपको सबसे पहले ये विचार करना है कि पुण्यकाल करने का तरीका क्या है, पुण्यकाल का समय कैसे लिया जाए। सूर्य के प्रवेश कालिक समय को आप नोट करिए, यानी सूर्य ने कितने बजे प्रवेश किया यह आपको मालूम होना चाहिए और उससे 6 घंटे पहले और 6 बाद, मतलब 6 घंटे 24 मिनट पहले और 6 घंटे 24 मिनट बाद तक का समय पुण्यकाल कहलाता है।
इस समय में आप दान कर सकते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि आज सूर्य ने राशि में मकर में प्रवेश किया, तो कितने बजे किया? 8:30। ओके, सर गाने की आ रही है आवाज पीछे से। गुरुजी 8:15 पे। ओके, आपके सामने लिख के आ रहा है? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। लिख के नहीं आ रहा? नहीं। नहीं आ रहा। स्लाइड नहीं चल रही क्या आपके सामने? नहीं, सही है। अटक गई, अटक गई। ओके, गुरुजी पॉज हो गई है, वो अटक गई है। है जी। आज 14 जनवरी 2021 का सूर्य राशि प्रवेशित काल जो है वो 8:13 पर का है। ठीक है, 8:13 में 6 घंटे 24 मिनट को यदि आप माइनस करते हैं तो क्या समय आएगा? सर कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं मैडम? मैं कह रही हूँ कि कुछ भी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। मैं हटा रहा हूं सब। सरिता जी, जी सर। अभी मैं जो इतनी स्लाइडें दिख रहा था आप लोगों को दिख नहीं रही थी क्या? वो पहले तो सब दिख रही थी, अभी नहीं दिख रहा है सर। ये इसके बाद का वो हट गई सर वो। गुरुवार के आगे नहीं देगी सर। गुरुवार को स्लाइड सर, चल गुरुवार को शुक्रवार फिर नक्षत्र लास्ट है। हाँ बस उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा सर। गुरुवार के बाद मुझे कुछ नहीं इतना दिखा। बताइए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो दिख रहा था कि नहीं? नहीं दिख रहा था। नहीं, नहीं दिख रहा था। नहीं। नहीं सर। अब जब दिखे तो बताना, मैं दोबारा शो कर रहा हूँ। हाँ जी कीजिए। जी सर। कुछ दिखा? नहीं नहीं सर, गुरु। पॉज है अभी भी, वहीं का वहीं है। कुछ आ रहा है? अब ब्लैंक हो गया है। हेलो, अभी अब तो कुछ नहीं कुछ दिख रहा, नहीं आ रहा है। ब्लैंक हो गया। जी दिख रहा है गुरुजी, कुछ नहीं दिख रहा। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है कि आपको? नहीं अभी भी गुरुजी। ब्लैक। कमाल है, यहाँ तो दिखा रहा है कि सब दिख रहा है। मैं दोबारा फाइल में जाता हूँ, फाइल शेयर करता हूँ। गोपाल जी दिख रहे हैं हमारे? नहीं दिख रहे। अच्छा, नेट सही नहीं आ रहा नहीं है। दिख रहा। हाँ, नेट अच्छा नहीं आ रहा है, नेट की गड़बड़ी है। ओके, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि नेट प्रॉब्लम दिख रही है मुझे और ऐसा लग रहा है कि आज नेट सही नहीं है इस समय। हाँ, तो ये सब क्लियर होना चाहिए था। आप लोगों को कुछ दिखे तो बताइएगा। सर ये स्लाइड व्हाट्सएप या ईमेल कर दीजिए, हम देख पाएंगे साथ साथ। अभी कुछ आया? नहीं तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सामान्य रूप से बता देता हूँ। मैं तो दिख रहा हूँ। जी सर। आप दिख रहे हैं। ओके ओके।
तो आज का जो सूर्य हुआ है वो सूर्य का राशि प्रवेश हुआ है वो 8:13 पर हुआ है और 6:24 जब हम माइनस करते हैं तो रात को 1:49 पर पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। और जब हम 8:13 में 6:24 को जोड़ते हैं तो हमारा पुण्यकाल आता है 2:37 तक। अर्थात आज का जो पुण्यकाल है वो दिन में 2:37 तक कहलाएगा, ऐसा शास्त्रीय मत है। फिर प्रश्न आता है कि संक्रांति यदि अर्धरात्रि से पहले हो या अर्धरात्रि के बाद हो तब क्या लेना। अर्धरात्रि से पूर्व यदि संक्रांति होती है तो पिछले दिन का उत्तरार्ध लेना चाहिए। यानी आज रात को 12 बजे संक्रांति होती तो आज इस समय पुण्यकाल हो जाता। और अगर अर्धरात्रि के बाद अर्थात रात को 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद 3, 4 बजे 5 बजे होगी तो दूसरे दिन का पूर्वार्ध लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो संक्रांति का जो पुण्यकाल का समय है वो इस प्रकार से विचार करें कि यदि अर्धरात्रि से पहले यदि संक्रांति हो गई है तो पहले दिन पुण्यकाल करना, और अर्धरात्रि के बाद यदि संक्रांति हुई है तो दूसरे दिन पुण्यकाल करना चाहिए। और ठीक अर्धरात्रि में संक्रांति हो तो अगला पिछला दोनों दिन का पुण्यकाल लिया जा सकता है। अयन संक्रांति जैसे कर्क मकर में यह नियम, कर्क की संक्रांति में और मकर की संक्रांति में यह नियम लागू नहीं होता। सूर्योदय से पहले यदि कर्क में अयन संक्रमण होता है तो पिछला दिन ही पुण्यकाल कहलाता है। हेलो हाँ जी आचार्य जी, आवाज आ रही है साथ में 2 व्यक्तियों की और। भैया सब लोग अपने अपने आवाज म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब मैं कह रहा था कि सूर्योदय से पहले यदि कर्क में अयन संक्रमण हो, यानी कर्क राशि में या मकर राशि में अयन का संक्रमण हो, तो यदि कर्क में अयन संक्रमण हो तो पिछला दिन ही पुण्यकाल होता है। ये कर्क राशि की संक्रांति के लिए है। लेकिन यदि मकर राशि की संक्रांति में सूर्यास्त के बाद अगर संक्रमण हुआ है तो अगला दिन लिया जाता है। जैसे आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद होता तो दूसरे दिन सुबह के समय पुण्यकाल लिया जाता है, क्योंकि संध्या काल का विशेष महत्व है। सामान्य नियम से 16 घटी का पुण्यकाल बताया गया है। 16 घटी मैंने 6:24 पहले और 6:24 बाद। और विष्णुपति आदि संक्रांति में अर्थात वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ की संक्रांति में पहले की 15 घटी अर्थात 6 घंटे विशेष पुण्य के कहे जाते हैं। और मेष और तुला की संक्रांति में केवल 8 घटी कहा गया है, यानी 3 घंटे का ही पुण्यकाल कहा गया है। तेजी मंदी का विचार भी संक्रांति से किया जाता है। जगत नक्षत्र, बृहत नक्षत्र, सम नक्षत्र, इस बारे में भी हम जानेंगे। और इनको 3 भागों में बांटा गया है। जगत नक्षत्र के 15 मूर्त, बृहत नक्षत्र के 45 मूर्त और सम नक्षत्र के 30 मूर्त। इनके आधार पर बरसात और फसल आदि का विचार करते हैं। संक्रांति सुभिक्ष और दुर्भिक्ष दोनों देखे जाते हैं। शुभ वारों में संक्रांति होती है तो सुभिक्ष कहा गया है, और अशुभ वारों में अर्थात मंगल शनि में होती है तो दुर्भिक्ष कहा गया है। 3 प्रकार से और संक्रांति होती है। संक्रांति होती है खड़ी, लेटी, बैठी। अगर खड़ी, लेटी, बैठी संक्रांति है, इनका सबका जो संबंध है वो करण से होता है, यानी जो हमारे 7 करण होते हैं उनसे इनका संबंध होता है।
यदि तैतिल नाग चतुष्पद करण में संक्रांति होती है तो उसे लेटी संक्रांति कहते हैं, और उसमें वर्षा की कमी और अनाज महंगा होता है। घर बणिज वृष्टि भव बालव नाम के करण में यदि संक्रांति होती है तो वह बैठी संक्रांति होती है, और उसमें सामान्य तेजी मंदी होती है, अर्थात उसका फल सम होता है, वर्षा भी सम होती है। और हमारे 3 करण बचते हैं, किंस्तुग्न, शकुनी, कौलव। इनमें जो संक्रांति ऊर्ध्व संक्रांति अर्थात खड़ी संक्रांति होती है, और इसमें उत्तम वर्षा का योग होता है और फसल भी अच्छी होती है। संक्रांति के वाहन भी होते हैं। संक्रांति किस वाहन पे आई है, किस उपवाहन पे आई है, उसके अनुसार वह अच्छे बुरे फल देती है। ये भी कर्ण के आधार पर ही निर्भर होता है कि आज कौन सा कर्ण है। बब कर्ण में सिंह नाम की कर्ण संक्रांति, बालव में बाघ नाम की संक्रांति, कौलव में सिंह नाम की संक्रांति वाहन, तैतिल कर्ण में गधा उसका वाहन होता है, गर कर्ण में हाथी उसका वाहन होता है, बड़िज कर्ण में भैंसा उसका वाहन होता है, बिष्टि में अश्व होता है, शकुनी में स्वान होता है, चतुष्पद में मेढक, और नाग में वृषभ, और किंस्तुग्न में मुर्गा। आज हम थोड़ा और बात करें, उसके बाद हम इसको हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, तो मैं दूसरे विषय पे जाऊंगा। आज 14 जनवरी 2021 की संक्रांति जो है और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुरुवार को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश सुबह 8:13 पर होने से संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो प्रातः सूर्योदय से ही रहा है। बार नाम मंदा होने से ये संक्रांति शिक्षक, लेखक, व्याख्याता, कथावाचक, धर्मोपदेशक, इन सभी के लिए अच्छी है। नक्षत्र नाम बहुदरी होने से स्टॉकिस्ट, संग्रहशील लोग, लोभी प्रलोभी लोग, चोर कार्य करने वाले, तस्करी करने वाले, ठग काम करने वाले लोगों के लिए भी यह अच्छी है। बब नाम के कर्ण में संक्रांति होने से इसका वाहन सिंह है, इसका उपवाहन गज है, और वाहन का फल अच्छा नहीं है, भयभीत करने वाला है। क्योंकि संक्रांति बैठी हुई है, इसलिए बैठी हुई संक्रांति होने से धान्य गल्ला के भाव स्थिर रहेंगे। इस संक्रांति के जो आज संक्रांति है उसका श्वेत वस्त्र है, भुषुंडी उसके हाथ में, अर्थात भुषुंडी कहते हैं बंदूक को, वो उसका आयुध है। स्वर्ण पात्र उसके हाथ में है, अन्न भक्षण करने वाली संक्रांति है, और कस्तूरी लेपन उसका जो है वो तिलक है। देव जाति की है, पुन्नाग पुष्प उसके हैं, विचित्र वस्त्र धारण किए, बालावस्था की है। इसके कारण श्वेत वस्तुएं, सुगंधित पदार्थ, चावल, कंदमूल पदार्थ, सूत, कपास, चांदी, सोना आदि करने वालों को लाभ होगा, क्योंकि इनके भावों में तेजी आएगी। ये तो हमने आज की संक्रांति के विषय में जाना। चूंकि नेट प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको अपनी स्लाइड्स के रूप माध्यम से अच्छे से नहीं बता सका, इस बात का मुझे खेद है। अब मैं बात आगे की करूंगा। सरिता जी आप क्या कह रही थी? चली गई क्या? को जोड़ने की बात कर रही थी ना बस। हाँ, योगिता को मैंने फोन लगाया लेकिन वो फिर इस पे से गया नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हो गया इसका भी। अच्छा, मनोज कुमार जैन जी जुड़े हुए हैं। देखिए, आज कुछ नेट प्रॉब्लम होने के कारण आपको स्लाइड्स नहीं दिख पाई, नहीं तो स्लाइड्स अगर आपको दिखती तो थोड़ा क्लास आपके लिए अच्छी होती, बेहतर होती। आचार्य जी कोई बात नहीं। हेलो आचार्य मेरे जी पास प्रणाम। अब 10 मिनट और भी हैं, और वो मैंने कहा था कि मैं संक्रांति के ऊपर बोलने के बाद आपके साथ प्रश्नोत्तर के रूप में क्लास रहेगी। तो अभी किसका प्रश्न हमारे सामने है? अपना प्रश्न कहें। आचार्य जी जी, आचार्य जी पौने काल निकालने का नाम बताएं। क्या है फॉर्मूला?